के बड़ी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 10 के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा मीको और मोको ओकारुन को एक मीट कैफे में लेके जाती हैं, जहां पर मोमो वेटर का काम कर रही थी, जिसे देख ओकारुन शर्माने लगता है और मोमो को भी बहुत शर्म आ रही थी। मीको और मोको मोमो को ऑर्डर देती हैं और उसे बहुत परेशान करती हैं। वो उसके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं, जिसमें ओकारुन और मोमो को पास में खड़ा किया हुआ था। बाद में मोमो अपनी फ्रेंड्स को डांट लगाती है। उन्होंने कहा था कि यह जॉब किसी रेस्टोरेंट की है, पर है तो मीट कैफे है, और अब वो लोग उसका मजाक उड़ाने भी यहाँ पर आ गई। वह उन्हें घर जाने को कहती है और वह ओकारुन को पकड़ के घर जाने लगती हैं। ओकारुन कहता है कि वह वहीं रुकना चाहता है और वह उसे छोड़ जाती हैं और मोमो से पूछता है कि उसकी शिफ्ट कब खत्म होगी। तो मोमो कहती है कि रात को 10 बजे, जिस पर ओकारुन कहता है कि ठीक है, मैं ही रुकूंगा और मैं तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। मोमो कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी स्ट्रांग हूँ और तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओकारुन कहता है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। मोमो अब अपने काम पर लौट जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन खत्म ही नहीं हो रहा। काम खत्म करके मोमो जब बाहर निकलती है तो देखती है कि ओकारुन बाहर ही था, वो वापस आ गया था और कहता है कि वो उसे अकेले तो घर जाने नहीं दे सकता। वो मोमो की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वापस खींच लेता है। मोमो अब खुद उसका हाथ पकड़ के उसके साथ में चलने लगती है और कहती है कि इससे उन्हें ठंड नहीं लगेगी। इधर जीजी अपनी कमर सीधी रखने वाली ट्रेनिंग कर रहा था और मांजीरो से पूरी ताकत लगा के हिला भी नहीं पा रहा था। देखो अब जीजी को ध्यान लगाने के लिए बोलती है और उसके ऊपर सोया सॉस की बूंद गिरा देती है। ऐसा होते ही ईविलाई बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे किसी तरह दबाए रखता है और बाहर नहीं आने देता। यानी जीजी अब ईविलाई को कंट्रोल में रख सकता है। देखो कहती है कि फिर भी उसे ज्यादा ठंडे पानी से बच के रहना होगा, पर वह अब रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकता है। तभी मोमो और ओकारुन वहां आ जाते हैं। देखो मोमो से पूछती है कि वो इतनी लेट कैसे हो गई, जिस पर मोमो बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। अब आयरा और जीजी भी एक साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, जिससे वह टकरा जाते हैं और आयरा की कोल्ड कॉफी जीजी के मुंह पर जा गिरती है। बाकी लोग तुरंत उस पर गर्म पानी डालने को तैयार थे, लेकिन ईविलाई अपने आसपास कर्ज हाउस का बैरियर बना लेता है और मोमो को उसमें अंदर खींच लेता है। सेको तालिस्मान से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ईविलाई अब मोमो को मारने जाता है तो मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे दूर धकेल देती है। ईविलाई अब कर्ज हाउस को ही छोटा कर लेता है और मोमो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है और बाकी लोग बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब मोमो ने घर में आते ही गर्म पानी पिया था, जिसे वह ईविलाई के मुंह पर उगल देती है, जिससे ईविलाई वापस जीजी बन जाता है। जीजी मोमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन ओकारुन उसे धक्का देकर मोमो से दूर कर देता है और उससे पूछता है कि वह ठीक तो है। देखो जीजी पर टॉवेल डालती है और कहती है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर जीजी नोटिस करता है कि बैरियर को तोड़ने के चक्कर में सेको का हाथ जल गया था और यह भी कि ओकारुन और मोमो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं। रात को आयरा मोमो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी कोल्ड कॉफी की वजह से ईविलाई बाहर आ गया। मोमो उसे समझाती है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो और बुरा फील मत करो। वहीं दूसरे कमरे में जीजी और ओकारुन सो रहे थे और दोनों में बात बंद थी। अगले दिन हम मिस्टर मेंटिस को देखते हैं, जो अब काऊ फार्म में काम करता है। उसे ओकारुन मिलने आता है और देखता है कि मेंटिस ने यहाँ रहने के लिए इंसानों का रूप लिया हुआ है और ओकारुन यह देख चौंक जाता है और पूछने लगता है कि ऐसे कितने एलियन यहाँ इंसान बन के रहते हैं। मेंटिस पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ओकारुन बोलता है कि तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो और मुझे अपनी तरह दमदार पंच मारना सिखाओ। मेंटिस उसे मना कर देता है क्योंकि वायलेंस बुरी चीज होती है और वह ओकारुन से कुछ बोरियां अंदर ले जाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। ओकारुन उसकी हेल्प करता है, लेकिन मेंटिस उसे फिर भी अपना शिष्य नहीं बनाता और रात को ओकारुन थका हुआ वापस घर आ जाता है, लेकिन वह कल फिर मेंटिस के पास जाएगा। सेको ओकारुन से पूछती है कि वह इतना लेट कैसे हो गया, उसने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया क्या, और वह उसे डिनर करने को कहती है। वहीं जीजी ओकारुन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाद में मांजीरो सेको से कहता है कि उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वह ईविलाई को काबू नहीं कर सकते हैं, हमें हायासी को वापस बुलाकर ईविलाई को खत्म कर देना चाहिए। अगर सेको यह रिचुअल नहीं कर सकती तो मांजीरो खुद ही कर लेगा। सेको मांजीरो से कहती है कि बच्चों की सारी परेशानी का बोझ हम बड़ों को ही झेलना पड़ता है, ताकि हम उन्हें कह सकें कि वह कुछ भी कर सकते हैं। मांजीरो कहता है कि लेकिन हम बड़ों की यह जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को दुनिया की असलियत दिखाएं कि हमेशा सब कुछ हमारे मन का नहीं होता है। इतना कहकर मांजीरो चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओकारुन को देखते हैं, जो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ टर्बो ग्रैनी आ जाती है और पूछती है कि वह डांस प्रैक्टिस कर रहा है क्या। ओकारुन कहता है कि वह पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा है ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके और ईविलाई को हरा सके। टर्बो ग्रैनी पूछती है कि तुम पंच मारना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्योंकि ईविलाई तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है और तेज भी, और तुम भूल गए क्या तुम्हारे अंदर मेरी पावर्स हैं। वो फिर से पूछती है कि तुम पंच मारना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। इस बार ओकारुन कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। टर्बो ग्रैनी अब ओकारुन को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वह अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है और इसमें टर्बो ग्रैनी उसकी हेल्प करेगी। यह देख आयरा भी उसके पीछे जाने लगती है। टर्बो ओकारुन को उसके स्कूल लेकर जाती है और उसके अंदर जाने को बोलती है, लेकिन तभी आयरा वहां आकर ओकारुन से पूछती है कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। टर्बो उसकी इंसल्ट कर उसे वापस जाने को बोलती है, तो आयरा अपने एट्रोबैटिक सिल्की बाल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टर्बो को गालियां देने लगती है। ओकारुन दोनों को शांत करता है और आयरा को सारी बात बताता है, जो सुन आयरा भी इनके साथ चलने लगती है ताकि वह भी स्ट्रॉन्ग हो सके। आयरा ओकारुन से यह भी कहती है कि वो सब गालियां तो सिल्की ने दी थी, मैंने नहीं, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। टर्बो ग्रैनी ने लेकर म्यूजिक रूम में जाती है, जहाँ कई सारे म्यूजिशियन की फोटो लगे थे। आयरा डरने का नाटक करती है ताकि ओकारुन के करीब आ सके, लेकिन अचानक ही वह किसी चीज से डरकर ओकारुन को मुक्का मार देती है। यह पियानो की आवाज थी जो टर्बो ने बजाई थी और आयरा फिर से उसे गालियां देने लगती है। सड़ी हुई बिल्ली, मरना है क्या तुझे। टर्बो अब ओकारुन से कहती है कि पियानो के साउंड के साथ जंप करो। ओकारुन ऐसा ही करने लगता है। टर्बो कहती है कि यह उसकी कॉम्बैट रिदम है और फिर वह ईविलाई की रिदम
बजाती है जो कि थोड़ी तेज थी। यानी जितने टाइम में ओकारुन एक जंप पूरी करता उतने में ईविल आई 4 एक्शंस ले चुका होता है। अब ओकारुन कहता है कि मतलब ईविल आई टर्बो ग्रेनेड से भी तेज है। टर्बो चिल्लाती है कि ऐसा नहीं है, मैं सबसे तेज हूँ। वह तो बस एक्शंस की बात कर रही थी। ओकारुन एक बीट में 2 एक्शन ही करता है। ईविल आई एक बीट में 4 एक्शन कर सकता है, बल्कि आयरा भी एक बीट में 4 एक्शन कर सकती है। और ईविल आई तो अपने कर्ज हाउस में तो एक बीट में 10 एक्शन कर सकता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है और वह देखते हैं कि टर्बो के पीछे एक बड़ा सिर वाला म्यूजिशियन आ गया था और वह बहुत बुरा साउंड बजाने लगता है। टर्बो कहती है कि वो आ गए। इसके बाद वहाँ 6 बड़े सिर वाले म्यूजिशियन आ जाते हैं। वह लोग भूत हैं जो उन फोटोज में से निकले हैं और जब भी कोई बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो वह लोग उन्हें मारने के लिए बाहर आ जाते हैं और वह एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है।